हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रभास रंजन। क्या आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का हो और वो भारत में कोई अपराध करता हो तो उसे किस देश के कानून के तहत सज़ा होगी? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ को डील करेंगे। अगर यहाँ इस देश का, भारत देश का व्यक्ति कोई दूसरे देश में अगर अपराध करता है तो उसे किस देश के कानून के तहत उसे सज़ा दी जाएगी, उसका बारे में भी डील इसी वीडियो में हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 जो कि डील करता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, मतलब कि इस एक्ट का नाम क्या होगा, कब से कमेंस करेगा और इसका क्या एप्लीकेशन है, उसके बारे में सेक्शन 1 में कहा गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 डील्स अबाउट शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 कहता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। मतलब ये जो एक्ट है इसको हम भारतीय न्याय संहिता 2003 के नाम से जान सकते हैं, इसका नाम होगा। इसमें हम लोग ये भी डील करेंगे कि आईपीसी में ये कैसे था और बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता में कैसे है। इस वीडियो में हम इसका भी कंपैरिजन करते हुए बताएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि बीएनएस जो है वो न्यू एक्ट है। पहले क्या था कि जो सब सेक्शन में डिवाइड किया गया है सेक्शन 1 को, उसमें पहले क्या था कि पहले ये सारे सब सेक्शन जो थे वो आईपीसी में अलग अलग सेक्शन में थे और सबका अलग अलग हेडिंग था। मगर बीएनएस में क्या किया गया है, उसको सेक्शन 1 के अंदर में ही सब सेक्शन में डील किया गया है और उसमें कोई हेडिंग अलग से नहीं दी गई है। वो इसी हेडिंग मतलब शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन वाले ही हेडिंग के अंदर में सब सेक्शन दिया गया है, जो कि आईपीसी में पहले अलग अलग सेक्शन था और उसका अलग अलग हेडिंग दिया गया था। और आईपीसी में एक बात और कही गई थी कि इसका जो एक्सटेंट होगा वो कहाँ तक होगा। एक्सटेंट मतलब इसका फैलाव कहाँ तक होगा, ये कानून को कहाँ तक माना जाएगा। तो पहले दिया गया था, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ते थे कि एक्सटेंट इंडिया में होगा और यहाँ नहीं होगा, वहाँ नहीं होगा, ऐसे दिया हुआ था उसमें। मगर बीएनएस में उसको डील किया नहीं किया गया है, वो एब्सेंट है यहाँ पे। ऐसा क्यों किया गया होगा, आप लोग सोचिए। ये ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आईपीसी जो था वो 1860 में बना हुआ था। 1860 1860 मतलब आज़ादी से पहले का वो एक्ट है। और बीएनएस जो है वो 2023 में है। तो 1860 में क्या था कि आईपीसी जो बना हुआ था उस समय इंडिया जो था वो कॉलोनी था ब्रिटेन का, इसीलिए 1860 में उसको एक्सटेंट बतलाया गया कि ये जो कोड है मतलब इंडियन पिनल कोड वो सिर्फ भारत में ही लागू किया जाएगा। मतलब बीएनएस जो है भारतीय न्याय संहिता वो 2023 में बना है। तो जो उस समय तो आज़ाद हो गया है देश, इसीलिए उसमें एक्सेंट को एब्सेंट किया गया है। अब इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। इसका मतलब है कि जो एक मतलब ये कब से लागू किया जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी कि उसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगी और उसमें बताएगी कि ये कानून कब से इन्फोर्स होगा, कब से लागू किया जाएगा। वो अलग अलग डेट भी दे सकती है अलग अलग प्रोविज़न के लिए। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि एक ही एक्ट मतलब एक ही बार में सारे एक्ट को इन्फोर्स करा दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बाद में भी इन्फोर्स कराया जाता है किसी किसी प्रोविज़न को। तो इसीलिए बताया गया है कि एक बार में अपॉइंट करेगी डेट या अलग अलग प्रोविज़न के लिए अलग अलग डेट कर सकती है। तो इसमें क्या होगा कि अब तो ये इन्फोर्स हो गया है 1 जुलाई 2024 से, 1 जुलाई 2024 से ये इन्फोर्स कर दिया गया है। अब जानते हैं कि इस आईपीसी से क्या इसमें अलग है। तो इसमें बताया गया है कि पहले जो था पावर टू अपॉइंट द कमेंसमेंट जो डेट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डेलीगेट नहीं किया गया था। आईपीसी में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर नहीं दी गई थी, मगर बीएनएस में ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है।
अब जानते हैं सबसेक्शन 3 में क्या कहा गया है। एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India। ये जो प्रोविज़न है वो पहले आईपीसी में सेक्शन 2 में डील करता था, वो अलग हेडिंग के साथ, मगर इसमें सेक्शन 1 में ही डील किया गया है, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3 में। इसमें ये ध्यान से देखेंगे एवरी पर्सन लिखा हुआ है, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू द पनिशमेंट अंडर दिस संहिता, मतलब कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति जो होगा वो इस संहिता के तहत उसको सज़ा दी जाएगी, पनिशमेंट मिलेगी। एंड नॉट अदरवाइज, और किसी दूसरे एक्ट के तहत नहीं। फॉर एवरी एक्ट एंड ओमिशन, एक्ट और ओमिशन जो है मतलब कि कोई भी इलीगल एक्ट या ओमिशन होगा। एक्ट मतलब हम कोई काम करते हैं उसको कहते हैं, और वो इलीगल होना चाहिए, जो अनलॉफुल होना चाहिए। ओमिशन क्या है कि ओमिशन हमारा राइट, मतलब हमारा ड्यूटी है कि हम वो काम को लॉफुली करें, मगर हम वो काम नहीं करते हैं। एक्ट को ऐसे समझिए जैसे हम किसी को गोली मार दिए, वो एक्ट है, और गोली लगने से वो व्यक्ति मर जाता है, ये अनलॉफुल एक्ट है, तो उसके लिए इसी संहिता में उसको सज़ा मिलेगी। और ओमिशन हो गया जैसे किसी को हम भूखे रखते हैं, घर में खाना नहीं देते हैं क्योंकि वो मर जाए, और हमारा मतलब लॉफुली हमको खाना देना चाहिए, भूखे नहीं मारना चाहिए, तो वो अनलॉफुल ओमिशन हो गया। तो उसमें क्या होगा कि वो अगर भूखे भी मार रहे हैं तो एक प्रकार से मारने का काम कर रहे हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि ये खाना देना हमारा एक्ट होता, मगर ओमिशन कर रहे हैं, अनलॉफुल ओमिशन कर रहे हैं, तो उसमें भी इस संहिता के तहत सज़ा दी जाएगी। और वो जो होगा इस इंडिया में जो अगर ये क्राइम ऑफेंस माना गया होगा बीएनएस में, उसमें इसको भारत में सज़ा देगी। मगर एवरी पर्सन का मतलब हो गया यहाँ पे हर व्यक्ति, वो जो हम लोग पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहे थे कि अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति भारत में अगर कोई ऑफेंस कर रहा है तो उसको किस देश में सज़ा मिलेगी, तो उसमें यही बताया गया अगर कोई दूसरे देश का भी व्यक्ति अगर भारत में कोई ऑफेंस कर रहा है तो उसको भारत के कानून के तहत, मतलब भारतीय न्याय संहिता के तहत उन्हें सज़ा दी जाएगी। इसके बारे में आगे हम लोग केस भी डील करेंगे। पहले हम लोग जान जाते हैं कि क्या चेंजेज लाया गया है। आईपीसी में पहले इसको है ना कोड कहा गया था, कोड जो यहाँ पे संहिता लिखा हुआ है ना अंडर दिस संहिता, वो पहले कोड था, तो उसको बदलाव किया गया है, बाकी ऐसा कुछ स्पेसिफिक बदलाव नहीं किया गया है। और ये जो सेक्शन 3 है वो डील करता है इंट्रा टेरिटोरियल पनिशमेंट, मतलब इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, मतलब कि भारत देश के अंदर कोई भी आदमी अगर कोई ऑफेंस करता है बीएनएस के अंदर में जो दिया गया है ऑफेंस, उसमें अगर वो कोई भी ऑफेंस करता है तो उसको भारत के अंदर सज़ा दी जाएगी। जैसा कि इस केस के इससे जानते हैं, जो है लैंडमार्क केस है मुबारिक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957। 1957 का केस है मुबारिक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें क्या हुआ था ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था खरीद बेच का 1200 टन राइस के लिए, और उसका प्राइस रखा गया था कि 51 पाउंड है जो होगा वो पर टन का रेट था उसका। उसमें क्या हुआ था 50% एडवांस पे कर दिया गया था, मगर जो मतलब सेलर थे वो क्या किए, वो डिलीवरी में डिले कर दिए। डिलीवरी में डिले होने के कारण क्या हुआ, जो परचेजर था वो क्या करता है कि वो डिनाई मतलब जो परचेजर था वो क्या किया, वो अपना पैसा रिटर्न मांगा कि आप डिले कर रहे हैं इसलिए हमको पैसा वापस कर दो। तो इसमें क्या हुआ कि जो सेलर था वो पेमेंट देने से है ना इनकार कर देता है। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें कोर्ट हेल्ड किया था कि टेलीग्राम एंड लेटर्स वेयर ऑथेंटिकेट एंड दस एडमिसिबल अंडर आईए। इसमें जो सेलर था ना वो था किसी दूसरे देश का, मतलब पाकिस्तान का था। तो उसमें क्या हुआ कि जो टेलीग्राम से ये सारा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था लेटर में, तो उसमें बोला गया कि टेलीग्राम एंड लेटर्स आर ऑथेंटिक एंड दस एडमिसिबल अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसके तहत ये ऑथेंटिक है, और जो फॉरेनर है वो ऑफेंस किया है, मतलब उसने
ऑफेंस क्या, किस चीज़ का ऑफेंस किया है? आईपीसी की धारा 420 420 के तहत उसने ऑफेंस किया है, क्योंकि उसने एडवांस पेमेंट ले लिया था और वो डिले कर रहा था। इसमें ये बोला गया कि जो कॉर्पोरियल प्रेजेंस है, कॉर्पोरियल प्रेजेंस का मतलब था फिजिकल प्रेजेंस, मतलब वो जो पाकिस्तान का व्यक्ति था वहीं से वो डील कर रहा था। तो उसमें ये बोला गया कि इस वो जो व्यक्ति है उसको इंडिया में होना ज़रूरी नहीं है उस समय जब ये ऑफेंस कर रहा है। अगर वो उस दूसरे देश से भी उस ऑफेंस को भारत में कमिट कर रहा है तो उसको यहाँ पर उसको जस्टिफिएबल माना जाएगा और उसके तहत उसको भारत में सज़ा दी जाएगी। समझ गए? ये इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का केस है। सेक्शन 3 था आईपीसी में और इसमें कौन सा सेक्शन हो गया है? सब सेक्शन 3 हो गया है। सॉरी, सेक्शन 2 था आईपीसी में और इसमें सब सेक्शन 3 हो गया है। अब हम लोग इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पढ़ लिए। अब तो इंट्रा हो गया तो एक्स्ट्रा भी होगा, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। तो उसके बारे में सब सेक्शन 4 एंड 5 ऑफ बीएनएस कहता है, जो कि आईपीसी में 3 एंड 4 में दिया गया था। वही सेम है, वो इसमें सेक्शन में था, उसमें सब सेक्शन में, बीएनएस में सब सेक्शन में कर दिया गया है और आईपीसी में सेक्शन था 3 एंड 4, वो हेडिंग के साथ था, इसमें इसी हेडिंग के अंडर में दिया गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 208 ऑफ बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में, और आईपीसी में 188 ऑफ सीआरपीसी था। वो कहता था कि अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो कॉग्निजेंस लेवल का पावर है कोर्ट का, वो इसमें होगा अगर वो इस देश में पाया जाता है तो, जो एक्यूज होता है, जो ऑफेंस किया रहता है तो। और ये पावर कैसे होगा, इसके लिए हम आगे ये सेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको समझा देंगे कि इसमें क्या पावर इंडियन कोर्ट का कॉग्निजेंस लेने का है, वो कैसे होता है, वो आगे पढ़ेंगे। ये याद रखिएगा 208 को बीएनएसएस का सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 एंड सब सेक्शन 5 के तहत इसको एक साथ पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। इसमें क्या कहता है? एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। अब यहाँ पे बोला गया एनी पर्सन मतलब जो भारत का व्यक्ति है, जो हम लोग पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो क्वेश्चन पूछा था, अगर भारत का व्यक्ति दूसरे देश में जाके कोई क्राइम करता है, ऑफेंस करता है, तो उसको किस देश के कानून के तहत उसको सज़ा मिलेगी, उसका ये आंसर है इस सेक्शन में। तो इसमें ये बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति को एनी पर्सन अगर कोई भी ऑफेंस करता है जो कि कानून बना हुआ है इंडिया में, उस समय अगर मान लीजिए कि भारत का व्यक्ति है, वो जाके अमेरिका में कोई ऑफेंस करता है और वो ऑफेंस भारत में कोई लॉ जो होगा उसके तहत वो ऑफेंस है, तो उसको क्या किया जाएगा, भारत में उसको सज़ा मिलेगी। इसमें क्या लिखा हुआ है? कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर वो कहीं भी ऑफेंस करता है जो कि वहाँ ऑफेंस ना होगा मगर भारत में वो ऑफेंस होगा, तो उसको भारत के कानून के तहत उसको सज़ा दी जाएगी। एज अ सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया, मतलब भारत में जैसे किया गया है और भारत में वो ऑफेंस है, भले ही वो दूसरे कंट्री में वो ऑफेंस ना हो, फिर भी उसको भारत में सज़ा दी जाएगी, उस कंट्री में नहीं दी जाएगी। समझे? अब इसके साथ एक क्वेश्चन और भी जुड़ जाता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरे देश का सिटीजन है और वो क्राइम कर देता है दूसरे कंट्री में, मान लीजिए कि वो पाकिस्तान का सिटीजन है और वो क्राइम कर देता है अमेरिका में, फिर क्या करता है, वो इंडिया का सिटीजनशिप ले लेता है, तो उस केस में उस पर वो बीएनएस की धारा लगेगी या नहीं लगेगी? तो उस केस में क्या होता है कि अगर वो सिटीजनशिप लेने से पहले अगर वो भारत का नागरिक नहीं था और बाद में वो भारत का नागरिक लेता है, तो उस पर बीएनएस की धारा नहीं लगेगी, क्योंकि जो लॉ होता है ना वो प्रोस्पेक्टिव होता है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है। मतलब कि इसके आगे अगर वो करता, मतलब भारत के
सिटीजनशिप लेने के बाद वो ऑफेंस करता तब उस पर ये कानून लगता। अगर वो उस समय नहीं था, बाद में लिया है, तो उस पर ये धारा नहीं लगेगी, ये लॉ नहीं लगेगा, भारतीय न्याय संहिता का धारा नहीं लगेगा। इस सबसेक्शन को पहले आईपीसी में सेक्शन 3 में डील किया गया था। अब क्या कहते हैं, सेक्शन इज इंक्लूडेड एज सबसेक्शन बीएनएस सेंस हेडिंग इंडियन लॉज इज रिप्लेस्ड विद लॉ एंड फॉर द टाइम बी इन फोर्स इज इंसर्टेड। ये जो कहता है कि इंडियन लॉज को रिप्लेस कर दिया गया लॉ को, क्योंकि वो इंडियन पिनल कोड था, तो उसमें क्या था कि वही जो बताएं 1860 का बना हुआ है, तो इसलिए उसको इंडियन लॉ से डील किया गया। अब ये भारत का खुद का अपना एक संहिता है, एक लॉ है, इसीलिए इसमें इंडियन लॉ जो वर्ड है उसको हटा दिया गया है और उसके जगह पे फॉर द टाइम बी इन फोर्स इन इंडिया इंसर्ट किया गया है। क्योंकि ये जो लॉ अगर उस समय जिसके तहत उसको अपराधी घोषित किया जाएगा उसके तहत, इसलिए उस समय जो भारत में कानून इन्फोर्स में होगा, इसीलिए इसमें फॉर द टाइम बी इन फोर्स इन इंडिया इंसर्ट किया गया है। अब जो सब सेक्शन 5 है ये क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं। द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाई एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, बी एनी पर्सन ऑन एनी शिप और शिप क्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी, C any person in any place without and beyond committing offence targeting a computer resource located in India। इसमें अब ये जो सब सेक्शन है वो एक्सटेंशन ऑफ सब सेक्शन 4 है। इसमें 3 तरह की बातें कही गई है। इसमें कही गई है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो जो इंडिया का सिटीजन नागरिक होना चाहिए, वो अगर कोई क्राइम करता है किसी प्लेस पे तो जो कि विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया होगा, इंडिया में नहीं होगा, तो उसको इस संहिता के हिसाब से उसको धारा लगेगी। और बी क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन अगर वो किसी शिप जहाज़ या एयरक्राफ्ट या हवाई जहाज़ पे अगर जो ये हवाई जहाज़ या जहाज़ जो होते हैं पानी वाले जहाज़, ये दोनों अगर रजिस्टर्ड होंगे इंडिया में कहीं भी ये रजिस्टर्ड है, तो जैसे कि मान लीजिए कि क्योंकि एयर तो किसी कंट्री का नहीं होता है और शिप है अगर कहीं हाई सी में है तो वो भी तो किसी कंट्री का पार्ट नहीं है, तो वहाँ पर अगर कोई शिप के अंदर में किसी का मर्डर कर देता है या कोई भी ऑफेंस कर देता है तो उसको किसके तहत सज़ा मिलेगी, किस कानून के तहत सज़ा मिलेगी। तो वो बोलता है कि इसको इसी संहिता मतलब भारतीय न्याय संहिता, क्योंकि ये जो शिप और एयरक्राफ्ट है उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है, वो इंडिया में किया गया, तो इंडिया में क्या किया गया इसीलिए वो इंडिया में ही उसको भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से उस पर ऑफेंस में उसको चार्ज लगाया जाएगा, मतलब वो ऑफेंस होगा भारतीय न्याय संहिता के अंदर में। सी क्या कहता है, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। अगर कोई भी पर्सन हो, कोई भी पर्सन मतलब कहीं का भी हो, वो अगर भारत के कंप्यूटर को टारगेट कर रहा है, हैक कर रहा है बाहर से, जो कि इंडिया में लोकेटेड है, तो उसको भारतीय न्याय संहिता के तहत उसको सज़ा दी जाएगी, मतलब बीएनएस उस पर लागू किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है इसमें पढ़ते हैं। इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ़ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। यही कहता है कि अगर ऑफेंस क्या कहे, ऑफेंस किसको कहेंगे, तो ऑफेंस उसको कहेंगे कि कोई भी कार्य जो भारत के बाहर किया गया है लेकिन वो अगर भारत के अंदर किया गया होता और वो पनिशेबल होता संहिता के अंदर, तो उसको ऑफेंस कहेंगे। ये जो सब सेक्शन 5 है पहले सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी में डील किया गया था। इसका इलस्ट्रेशन भी पढ़ लेते हैं। A who is a citizen of India commits a murder in any place without and beyond India, he can be tried and convicted of murder in any place in India which he may be found। इसका मतलब है कि ये जो है ना भारत का नागरिक है और वो कमिट्स ए मर्डर
जो भारत के बाहर कोई भी क्राइम करता है विदाउट एंड बियॉन्ड, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड फॉर मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया विच ही में फाउंड। तो वो भारत में कहीं भी वो मिल गया, उसको वहीं पे उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा मर्डर के लिए। बल्कि ये नहीं देखा जाएगा कि वो किसी दूसरे देश में वो मर्डर किया है, उसको भारत में अगर वो सज़ा है तो भारत में जहाँ पे वो मिलेगा वहाँ पे उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा और ट्राई किया जाएगा वहीं पे। इसमें ये देख लेते हैं कि आईपीसी का जो सब सेक्शन था उसमें जो रजिस्ट्रेशन दिया था उसमें युगांडा का यूज़ किया गया था इलस्ट्रेशन में, मगर यहाँ पर एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया कह दिया गया है। युगांडा स्पेसिफिक कंट्री का नाम ना देके एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया कर दिया गया। यही एक डिफरेंस इसमें है आईपीसी से अलग। अब सबसेक्शन 6 क्या कहता है कि नथिंग इन दिस संहिता shall affect the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of government of India or the provisions of any special or local law। मतलब संहिता का कोई भी जो पार्ट है, प्रोविज़न है, वो जो म्यूटिनी को पनिश करता है, डिजर्शन वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, एयरमैन होते हैं, जो सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं, उसको ये संहिता अफेक्ट नहीं करेगा। या जो अगर कोई लॉ बना हुआ है, स्पेशल लॉ या लोकल लॉ है, उसको भी संहिता अफेक्ट नहीं करेगा। ये एक सेविंग क्लॉज है। तो ये पहले सेक्शन 5 ऑफ आईपीसी में दिया गया था, मगर यहाँ पे सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ बीएनएस में दिया गया। तो इसमें हम लोग डील करेंगे कि ये लोकल लॉ क्या होता है और स्पेशल लॉ क्या होता है। तो स्पेशल लॉ के बारे में सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 में दिया गया है, जो कि पहले सेक्शन 41 ऑफ आईपीसी में दिया गया था। फिर से पढ़ते हैं, बीएनएस में ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 में दिया गया है स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अगर कोई लॉ बनता है तो उसको स्पेशल लॉ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्साइज कस्टम जो होते हैं, ये एक सब्जेक्ट के लिए बनता है। जैसे करप्शन के लिए कोई केस बन गया, बॉक्सो चाइल्ड के लिए कोई लॉ बन गया, कोई जुवेनाइल के लिए बन गया, कोई वुमेन के लिए कोई लॉ बन गया, तो उसको स्पेशल लॉ बोलते हैं। वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वो लॉ है, इसीलिए उसको स्पेशल लॉ बोलते हैं। ये बीएनएस के सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 में बोला गया है, आईपीसी में ये 41 में था। और लोकल लॉ क्या है? लोकल लॉ के बारे में बोला गया है बीएनएस के सेक्शन 2 सब सेक्शन 18 में 218 में बोला गया है। ये पहले सेक्शन 42 ऑफ आईपीसी में था। लोकल लॉ क्या होता है? लोकल लॉ एक पर्टिकुलर एरिया के लिए कानून बनाया जाता है। जैसे बिहार के लिए एक जो लीकर प्रोविज़न के लिए लॉ बना है, ये सिर्फ बिहार के लिए होता है। मान लीजिए किसी जगह माइनिंग के लिए बन गया, जैसे झारखंड में बना होगा, वो किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कोई लोकल लॉ बना हुआ रहता है। तो एरिया बाय एरिया जो लॉ बनते हैं ना, उसको लोकल लॉ बोलते हैं। पर्टिकुलर एरिया के पे भी वो सिर्फ लागू किया जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।